31 तारीख तक मोदी से हम कह देते हैं, या तो 31 तारीख तक ये बिलों को वापस ले ले और एमएसपी को गारंटीड किया जाए। हमारे अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया है कि मैं 1 तारीख में घोषणा की है, खुले मन से घोषणा किया तो इन बिलों को वापस लिया जाए, और नहीं तो मैं 12 बजे 1 तारीख में आत्मदाह करूंगा। आत्मदाह का उन्होंने निर्णय लिया है, और अकेले अध्यक्ष जी नहीं करेंगे, ओमपाल भाटिया आत्मदाह करेंगे और उनके साथ हजारों किसान। ये दिल्ली चलो किसान आंदोलन का अब 30 दिनों से ज़्यादा लंबा वक्त हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, और हमारे साथ कुछ ऐसे किसान नेता मौजूद हैं जो अब अपनी बात सरकार तक और हमारी जनता तक पहुंचाएंगे। सर, सबसे पहले द हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है, और अब आप ये बताएं कि 30 दिनों के बाद अब ये किसान आंदोलन जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है 30 तारीख को 7वें दौर की बैठक होने वाली है। अब आप किस तरह देखते हैं कि सरकार और किसान के बीच अब जो ये आंदोलन है, अब ये किस ओर जा रही है या कौन सा करवट ले रही है? पहले तो मैं आपको बता दूं, कब ये आंदोलन किसानों का आंदोलन ना होके ये पूरी 135 करोड़ जनता का आंदोलन हो गया है। क्या आहिस्ता आहिस्ता सारी जनता, देश की सारी जनता समझ गई है कि ये जो 3 काले बिल आए हैं ये सबके खिलाफ हैं। ये किसानों के नाम पर दिए गए हैं ये 3 काले बिल, लेकिन ये पूरी 135 करोड़ जनता के खिलाफ ये तीनों कानून आए हैं। और ये जो आप बता रहे हैं कि कल को ये एक वार्ता कर रहे हैं, अगर सरकार पॉजिटिव होगी तो जरूर हल होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा सरकार ने भी वो सोचा है। सरकार अगर अपने दिमाग से, अपने बिल्कुल तरीके से इसका वो करेगी तो बिल्कुल इसका हल निकल के आएगा। और अभी ये जनता आप दिख रही है रोडों पे पड़ा है, जो इस देश का जो किसान है वो रोड पे ठंड में मर रहा है, माइनस से भी नीचे टेम्परेचर है, उसमें भी ये किसान यहाँ पड़ा है। और हमारे प्रधानमंत्री को माननीय तो मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि माननीय तो वो होते हैं जो बातों को मानते हैं, अपनी पब्लिक को मानते हैं, वो मान ही नहीं रहे, तो माननीय तो अलग हट गया। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अभी भी समझ जाओ, अब उनके विरोध में कोई पार्टी नहीं है, उनके विरोध में कोई पार्टी नहीं, उनके विरोध में किसान खड़ा है, और ये किसान की लड़ाई है। और आगे भी जब वो इलेक्शन होगा तो एक तरफ मोदी जी लड़ेंगे, एक तरफ पूरा किसान लड़ेगा, इस देश की जनता लड़ेगी। लेकिन सर, कृषि मंत्री का तो कहना है कि ये तीनों कानून हैं, ये देश में जो एग्रीकल्चर है उसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है, गरीब किसानों को फ़ायदा मिलने वाला है। और एक बात, कृषि मंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों का कहना है कि ये सरकार इन किसानों के लिए, इन किसानों के खातिर ये तीनों कानून पीछे नहीं करने वाली है। इस पर क्या कहना है? अब ये तो हिटलरशाही हो गई, ये तो हिटलरशाही होगी। मैं नहीं चाहता कि मुझे स्वेटर चाहिए, जबरदस्ती मुझे पहनाया जा रहा है। किसान नहीं चाहता कि हमें ये बिल चाहिए, हमारा इनमें कोई फायदा नहीं है। उनको कैसे पता कि हमारा फायदा है? वो भंडारण करके, किसान क्या है, किसान तो अपना जब फसल पैदा करता है तो वो फसल का कुछ हिस्सा स्टोर कर लेता है अपने लिए, पूरी साल को खाने के लिए। लेकिन परेशान कौन होगा? इस देश की जो जनता है वो परेशान होगी। कल को वो 9 रुपए में खरीद के और हमें 100 रुपए में बेचेंगे तो परेशान कौन होगा? किसान तो खरीद लेगा, किसान ने तो स्टोर कर लिया, लेकिन वो जो पब्लिक है, वो जो किसान मजदूर हैं, जो लोग छोटे मजदूर हैं, वो कहाँ से खाएंगे? उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन सरकार बोल रही है कि इन्हीं छोटे किसानों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला रहे हैं, जिनके जरिए बड़े बड़े व्यापारी उनके खेतों तक जाएंगे, पूरे गांव उनको एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके उनसे फसल खरीद लेंगे। बीच में जो बिचौलिए हैं, अड़ती हैं, उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, बिचौलिया, अरे क्या एक ही आदमी, अगर उन्होंने अडानी को दे दिया तो अडानी सीधा हमसे खरीदेगा क्या? तब बिचौलिए नहीं आएंगे, तब वो नहीं होगा। बिचौलिया तो तब भी रहेंगे, पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। हम तो केवल एमएसपी पे बात करते हैं। ये काले कानून तो हटने ही चाहिए। हमारे एमएसपी को गारंटीड कर दिया जाए, चाहे तो वो गवर्नमेंट गल्ला खरीदे हमारे अनाज को, चाहे तो वो प्राइवेट गल्ला खरीदे, हमारा एमएसपी गारंटीड होना चाहिए। जब एमएसपी गारंटीड हो जाएगा, एक रेट हमें मिलेगा, तो वो अपने आप ही तीनों कानून जीरो हो जाएंगे। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया है, हमारे अध्यक्ष जी हैं बलराज भाटी जी, हमारे अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बलराज से, उन्होंने एक निर्णय लिया, या तो 31 तारीख तक मोदी से हम कह देते हैं, या तो 31 तारीख तक ये बिलों को वापस ले ले और एमएसपी को गारंटीड किया जाए। हमारे अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया है कि मैं 1 तारीख में घोषणा की है, खुले मन से घोषणा किया तो इन बिलों को वापस लिया जाए, और नहीं तो मैं 12 बजे 1 तारीख में आत्मदाह करूंगा।
आत्मदाह का उन्होंने निर्णय लिया है और अकेले अध्यक्ष जी नहीं करेंगे, ओमपाल भाटिया आत्मदाह करेंगे और उनके साथ हजारों किसान। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं आत्मदाह को लेकर। सर, ऐसी नौबत क्यों आ गई है? क्या आपको नहीं लगता है कि अब बातचीत का जो मामला चल रहा है, 7वें दौर की बातचीत होने वाली है, इससे कोई हल निकलने वाला है? देखिए, 8-9 बार वार्ता हो चुकी है, 8-9 बार वार्ता हो चुकी है। वार्ता सिर्फ वो एक गुमराह के लिए कर रहे हैं। किसान ये जो लंबा खींच रहे हैं ना जी, ये लंबा इसलिए खींच रहे हैं कि किसान इसमें लंबा आंदोलन चले तो ये टूट जाए। यानी वेट एंड वॉच की स्थिति सरकार कर रही है। और इस बीच में वो कभी संवाद जाके किसानों से करते हैं मध्य प्रदेश में। यदि उन्हें संवाद करना होता तो उनके दरवाजे पे लाखों किसान पड़े हैं। दिल्ली में लाखों किसान उसके दरवाजे पे ही तो हैं, उनके दरवाजे पे। इनसे संवाद करते। यहाँ संवाद क्यों नहीं कर रहे? इसलिए संवाद नहीं कर रहे कि उन्हें पता है तुमने गलती की है। ये लोग सब जागरूक हैं। वो तो बीजेपी के लोगों से संवाद करते हैं, हमने किसानों से संवाद किया। असली जो किसान बॉर्डरों पर पड़े हैं, रात दिन यहाँ सर्दी में मर रहे हैं, 46-47 किसान हमारे मर चुके हैं। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति इस आंदोलन में दे दी। इन सभी को, इन दुखों को देख के और इसकी नीतियों को देख के मैं कई रात से सोया नहीं। अच्छा, राजनाथ सिंह जी का कहना है कि जो किसानों की जो ज़मीन है वो कोई कॉरपोरेट कंपनियां नहीं छीनने वाली है। किसान इससे आश्वस्त रहें कि जिस तरह डेयरी फार्मिंग में प्राइवेट कंपनियां आई थी, इससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है, उसी तरह जब बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां फार्मिंग सेक्टर में आएंगे, उनके अनाज फसलों को खरीदा जाएगा, तो ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। ये जो कंपनी आएंगी ये हमसे कांटेक्ट कर लेंगे और जब हम मंडियों में नहीं जाएंगे, 10 रुपए का माल को 15 रुपए में खरीदेंगे। साल 6 महीने वो प्रोसीजर उनका चलेगा। उसके बाद में मंडियां खत्म हो जाएंगी। जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो फिर अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। ये सब एक प्रोपगंडा है। ये तो सिर्फ जो कानून आया है ना, किसानों के लिए नहीं है। ये तो उन पूंजीपतियों के लिए है जो माल को भंडारण करेंगे। जब माल मार्केट में नहीं आएगा, भंडारण तो वही करेगा, किसान तो कर नहीं पाएगा। लेकिन सरकार ने तो कह दिया है कि अब किसान भी भंडारण कर ले, कि जब फसल का कीमत ज्यादा हो तो किसान भी निकाल कर बेच दे। किसान के सुनिए, किसान भंडारण कर सकता है? इतना पूंजीपति है किसान? वही मैं पूछ रहा हूँ। पूंजी किसान के पास में तो ब्याज लेके, कर्जा लेके तो किसान फसल को उगाता है। उसे तुरंत मार्केट में ले जाएगा, उस कर्जे करेगा, अगली फसल की तैयारी करेगा। वो कहाँ इतना उसको कोई धान बो दिया, गन्ना बो दिया, वो रोक सकता है? भंडारण नहीं कर सकता। भंडारण करेगा पूंजीपति, और उसमें 2-4 पूंजीपति हैं जो कि पूरे देश के माल को अपने भंडारण कर देंगे और मार्केट में उस माल को तब लाएंगे जब मार्केट में माल नहीं होगा, त्राही मच जाएगी। उसके बाद में 10 के माल को 100 में बेचेंगे। ये किसानों का वो नहीं है मुद्दा। ये जनता समझ नहीं रही। जो आम 135 करोड़ देशवासी हैं उसके लिए है, उसके लिए भी एक बहुत घातक कानून है। अच्छा, एक सवाल है कि सरकार का कहना है कि आप लोग जितने बड़े बड़े संगठन हैं, जो मुख्य 40 संगठन हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको इस तीनों कानून के खिलाफ भड़काया जा रहा है उन लोगों को, या फिर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टियां आ रही है, आप लोगों का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये 3 कानून जो है ये देश के खिलाफ है। तो क्या आप लोग को अभी तक अच्छे से कानून समझ नहीं आया इतने दिनों के बाद? देखो, जो राजनीतिक पार्टी हैं उनका ये काम होता है कि एक दूसरे पे लांछन लगाना। अब है क्या, दरअसल सभी पार्टियों का ही एक ही वो है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि ये कांग्रेस यही ड्राफ्ट लेकर के आ रही थी और देखिए अब हम ले आए तो ये विरोध कर रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर के जब कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस कहेगी देखिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही थी, अब हम लेकर के आए तो ये विरोध कर रहे हैं। ये तो इन पार्टियों का सभी पार्टियां किसान विरोधी है। किसान मजदूर की कभी किसी ने न सुनी है, न कोई सुनने वाला है। अब जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये पार्टियां तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहेंगी। यदि आज कोई विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक सरकार अच्छे से काम करने वाली नहीं है, और आज यदि कोई विपक्ष की भूमिका में है तो वो इस देश का किसान है, मजदूर है, जवान है। और इन्हीं तीनों को ही विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभानी पड़ेगी, चाहे सरकार कोई भी हो। और ये जो आप कह रहे हैं कि सरकार ये कहती है कि किसानों को इन बिलों के बारे में समझ नहीं है, इन बिलों को हम बहुत अच्छे से और बारीकी से समझ रहे हैं। हम ये भी समझ रहे हैं कि सरकार कोरोना काल में 5 जून को
उस टाइम इन बिलों को अध्यादेश के द्वारा लेकर के आई, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बार बार अपने मन की बात में ये कहते थे कि मित्रों अपने घरों से मत निकलना, दरवाजा मत लांघना, लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए। उस दौरान अध्यादेश के द्वारा ये इन बिलों को लाया गया। हम ये भी जानते हैं कि जब 5 जून को ये कानून पास अध्यादेश ये लेकर के आए हैं, उससे 1 महीने पहले अडानी को 28 दिन पहले 7 मई को लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिल जाता है ये भंडारण के लिए कि आप भंडारण कर सकते हैं। 1 महीने पहले कैसे लाइसेंस मिल गया? इसका मतलब तो यही हुआ, या तो अडानी के कहने पर यह कानून लाया गया है, या अडानी को पहले से इस चीज़ की जानकारी थी। और 2016 में ही 100 एकड़ ज़मीन पंजाब में साइलों के लिए वो पहले से खरीद चुका है। और वो ज़मीन भी कैसे खरीदी है? पहले वहाँ के जो गांव के किसान हैं उनको डराया जाता है कि यहाँ पर हम एक रेलवे यार्ड बनाएंगे, रेलवे यार्ड के लिए अभी सरकार आपकी ज़मीन का अधिग्रहण करेगी, और उसका लोगों में एक वो चलाया जाता है कि 20 लाख का रेट रहेगा। ये सब कुछ चला करके प्रोपगेंडा, उसके बाद अडानी आता है और वो कहता है मैं 25 से 30 लाख रुपए आपको दूंगा। इस तरीके से किसान को गुमराह करके ज़मीन खरीदी गई। साइलो वहाँ पर हुआ, 1 महीने पहले उसके लिए लाइसेंस दिया गया, 1 महीने बाद अध्यादेश आ रहा है। क्या हम इन चीज़ों को समझते नहीं है के साथ? अच्छा, अध्यादेश लाने के पीछे सरकार कह रही है कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं। किसान के पास जो अभी फटे फटे कपड़े पहने हुए हैं, इनको सरकार चाहते हैं कि इन्हें कोट और ब्लेजर दिया जाए ताकि ये ठंड में पहने। जब सरकार का मानना है कि आप इन तीनों कानूनों से किसान संपन्न होने वाले हैं, इसकी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, तो फिर आप लोग इस कानून को क्यों इनकी खिलाफत कर रहे हैं? सरकार जो कानून लाई है, क्या हम उससे संतुष्ट हैं? यदि संतुष्ट होते तो हम संतुष्ट करते। आप कह रहे हैं, एक बार ये कह रहे हैं ना कि सितंबर में कानून आया था, ये जून में 5 जून को ये लागू किया था। 5 जून को जब कोरोना महामारी चल रही थी, इसका जब ही से विरोध कर रहे हैं। किसान नहीं, किसान संगठन विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। किसान इसलिए नहीं जुट पा रहा था, इसीलिए इन्होंने ये अध्यादेश लाए थे कोरोना काल में, कि एक डर पैदा कर दिया तो कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। इसलिए आंदोलन नहीं चल रहा था, लेकिन इनको हम लिख लिख के, चिट्ठियां लिख लिख के दे रहे थे कि आप इस कानून को वापस कर लें। ये कानून बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है, जनता के किसी के भी हित में नहीं है। जब इन्होंने देखा कि किसान डर रहे हैं, तब ये किसान यहाँ, जब सुनवाई नहीं हुई है, जब यहाँ संगठन इन किसानों को लेकर आए, यहाँ ना तो किसी पार्टी का कोई मामला है, ये किसान सब जानते हैं, ये प्रोपगंडा वो फैला रहे हैं, ये सरकार फैला रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि आरएसएस की जो किसान संघ है वो आप लोगों के साथ खड़ी है इस तीनों कानून के खिलाफत में, लेकिन सरकार इस तीनों कानून को फेवर में है। सरकार का कहना है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में होने वाली है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात समझ नहीं आती है, जब सरकार के आरएसएस की किसान विंग आप लोगों के साथ हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि ये तीनों कानून किसानों की बेहतरी के लिए है। सरकार जो है बिल्कुल अहंकारी हो चुकी है, क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि जो भारतीय किसान सभा है, इस आरएसएस की एक जो किसान संघ है, वो भी किसानों के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है। देखिए, किसान जो भी होगा, किसान सभा हो, किसान मंच हो, किसान यूनियन हो, किसान को पता होता है कि उसका किस चीज़ में नफा है, किस चीज़ में नुकसान है। सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, उन्होंने कभी खेती की नहीं है, किसानी खेती वो जानते नहीं। वो तो केवल ये जानते हैं कि जो व्यापारी है, जो उद्योगपति हैं, जिनसे इनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिलता है, इनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, वही सब बैठ करके उनके साथ मीटिंग होती है, उन्हीं के द्वारा कानून बनाए जाते हैं ये सब। और जो आय दुगनी करने की आप बात कह रहे हैं, जो सरकार कहती है कि आय दुगनी करेंगे, आप देखिए बिहार में इन्होंने एक APMC एक्ट तो उसको ख़त्म किया, उसके बाद आज किसान की वहाँ पर क्या स्थिति है। जो 1700 का वहाँ पर अभी धान का 1700-1800 का MSP था, उसकी 700-800 रुपये में बेचने को मजबूर हुआ है बिहार का किसान। तो ये कर क्या रहे हैं? कहाँ आय दुगनी होने वाली है? और आय दुगनी, देखिए, हम सीधा सा जो किसान की जो मेन मांग है वो है MSP को गारंटेड कर दीजिए। भाई, किसान ये कह रहा है कि आप APMC मंडियों के साथ साथ आप कह रहे हैं कि हम एक ऑप्शन लेकर के आ रहे हैं, प्राइवेट मंडी लेकर के आ रहे हैं। तो आप किसान, सरकार क्या कहती है कि जी बजट नहीं है MSP देने का। जब प्राइवेट आप इसको कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन आप किसका कर रहे हैं, प्राइवेट मंडी लेकर के आ रहे हैं, तो आप उनके लिए तो MSP अब इसको लेकर के आ सकते हैं। MSP आपको थोड़ी देना पड़ रहा है, जो उद्योगपति आएंगे, जो मंडी आएंगी, उन्हीं को तो MSP देना है। क्या परेशानी है आपको? और जो कोई, हम महल के लिए तो कुछ मांग नहीं रहे, हम MSP मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन MRP तो हम मांग नहीं रहे।
तो इसमें भी सरकार को दिक्कत हो रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार बिल्कुल किसान विरोधी है। कहीं कोई दुगनी आय करने का कोई मूड नहीं है। एमएसपी तो दे नहीं रही सरकार, दुगनी आय क्या करेगी? अच्छा, एक सवाल है कि आप जैसे किसान संघ जो 40 महत्वपूर्ण किसान संघ हैं, आप लोग विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपना मन साझा क्यों नहीं करने देते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि इस देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर अब उतनी काबिलियत नहीं रह गई है कि वो देश के इतने बड़े मूवमेंट को लीड कर सकें? देखिए, जहां आंदोलन किसानों का चलता है और किसी पार्टी का नेता उसमें घुस जाता है तो वो आंदोलन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी राजनीति चलाता है और किसान नहीं चाहता कि इसमें कोई राजनीतिक मुद्दे आए। सरकार भी समझती है उसको कि फिर वो किसानों का मुद्दा नहीं रहता, फिर वो राजनीतिक मुद्दा चला जाता है। इसलिए हम इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं आने दे रहे। अभी जिनकी समझ में ये आ रहा है, बीजेपी वाले की बता रहा हूँ, मंत्री, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे के क्योंकि वो भी किसान हैं, वो समझ गए इनकी नीतियों को, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर किसानों के आंदोलन में कूद चुके हैं। हमारे गौतम बुद्ध नगर में कम से कम 50 नेताओं ने, जो बीजेपी के नेता, उन्होंने कल समर्थन किया है और इस्तीफा डाल दिया। इनके पास में, भाजपा के पास में 3 चीज़ हैं: झूठ, गुमराह, नफरत। इनको अपनी सत्ता चलानी है। आपने सुना होगा, हमारे सभी बुद्धिजीवियों ने अच्छे अच्छे सवाल करे हैं। जो भी सवाल पूछा आपको उचित से अच्छी तरीक़ा से सवाल दिया। सवाल ये आता है असलियत में गहराई से जाएं। सवाल ये आता है असलियत में गहराई से जाएं कि लगभग अब सत्ता में लगभग 70% के करीब सांसद और विधायक बैठे हुए हैं किसान के बेटे बन करके। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? अगर वो किसान के बेटे हैं, उनको अच्छी तरीक़ा से मालूम है कि ये बिल गलत है। अब सवाल ये है, जो केंद्र सरकार की गले में मछली की तरह कांटा अटक गया, उसको ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं, उनको मानो गले में फंस गया। और ये बिल जो है खाली किसानों के लिए हानिकारक नहीं है, ये देश की 80% जनता के लिए ये हानिकारक है। इस बिल में क्या है क्या नहीं है वो अपनी तरफ से कुछ भी कहे जाएं, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, किसान यहाँ आता जा रहा है, उसको समझ रहा है, उसका विरोध हो रहा है। किसानों की जनसंख्या, अगर ये रेल को चालू कर दें, देश के अंदर जितनी भी रेल हैं सारी ट्रेनों को चालू कर दें, सबको खुलेआम छोड़ दें कि भाई आप अपना विरोध जताओ शांतिप्रिय तरीका से। जहाँ तक मेरा मानना, जितना अंदाज है, लगभग कम से कम 4-5 करोड़ के करीब किसान दिल्ली में आ जाएगा। तो ये उल्टी सीधी जो, लेकिन सरकार का कहना है कि इस देश के ज़्यादातर किसान जो हैं वो तो इस तीनों कानून से खुश हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जो वो किसान सामने आपके उत्तर प्रदेश में आए थे, जो इस तीनों कानून का समर्थन में थे, वो कौन किसान थे? फिर मैं एक चीज़ बता दूंगा, आप पत्रकारिता करते आ रहे हैं, नोटबंदी से पहले भी कर रहे होंगे। नोटबंदी में कितने लोगों ने फ़ायदा बताया था? लगभग मेरा अंदाज़ा ये है कि 80% लोग नोटबंदी का फ़ायदा गिना रहे थे। और आज की डेट में आप किसी से भी पूछ लो, सब ये कहेंगे कि नोटबंदी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें मैं 2 चीज़ जोड़ देता हूँ, नोटबंदी और जीएसटी। उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये जो बिल है, ये जो 3 कृषि बिल लेकर के आए। मैं इतना कहूँगा लास्ट स्टेज पे कि नोटबंदी और जीएसटी से भी ज़्यादा खतरनाक है ये कृषि बिल।